बच्चों, कैसे हो आप सभी। और वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और मेरे साथ बने रहो, जीओसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। और मैं प्रॉमिस करती हूँ इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर आपका ये जो जीओसी पोर्शन है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ हाइड्रोकार्बन बचेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो जीओसी जनरल आती है, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो सिर्फ इसी वीडियो के अंदर कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपकी ये वीडियो लास्ट होगी जीओसी से लेकर। अब हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप्स हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 3 टाइप्स डिस्कस कर लिए थे। आप सभी को पता है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, ये 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं नेक्स्ट लेकर आई हूँ, 4th आती है कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो, कंडेंस होना यानी कि जुड़ना, कोई भी 2 और मोर मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लेकिन जब वो ऐड होंगे तो सम अमाउंट में कुछ सिंपल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, एल्कोहल है और एसिड है, वो रिलीज होते हैं, या कुछ गैसेस रिलीज होती है। तो जब वो रिलीज हो जाती है तो वो दोनों मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या हो गए, जुड़ गए आपस में। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। अब वो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो देखो बच्चों, मैंने डेफिनेशन लिखी है, 2 और मोर मॉलिक्यूल्स आइदर विल बी सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, कंबाइंस टुगेदर फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल सच एज H2O है, दैट मीन्स वाटर, अमोनिया, HCl, एल्कोहल एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन इन मॉलिक्यूल्स का हो भी सकता है और नहीं भी, तभी मैंने लिखा विद और विदाउट। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं, फिर समझ में आएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ये आपके 12th में भी आने वाला है, एल्डिहाइड जो चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक का, उसके अंदर। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया जब मॉलिक्यूल दोनों क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो हम वो एग्जांपल ले रहे हैं अभी। तो मैंने मॉलिक्यूल लिया CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। आपको सभी को पता है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड है। हमें दोनों मॉलिक्यूल सेम लेने, यहाँ भी मैंने लिखा CH3, C डबल बॉन्ड OH। और जब इसकी रिएक्शन, इन दोनों सेम मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन कराते हैं, तो हमें यहाँ पर लेना होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है बच्चों, देखो यहाँ पर जो OH नेगेटिव आयन है वो किसी भी एक एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अल्फा दिस वन, क्योंकि ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को वो ले जाएगा, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पर अटैक करता है, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। और जैसे ही अटैकिंग होगी, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3, C और यहाँ पर आ जाता है OH, CH, CH2, C डबल बॉन्ड OH। देखने में हमें ये लग रहा है क्या, कि यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के पास चला गया और डबल सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और इसकी वैलेंसी फ्री हुई, वो इस कार्बन के साथ जुड़ गई। ऐसा ही दिख रहा है ना। तो हमारे पास जो ये बनता है इसको हम बोलते हैं एल्डोल। ठीक है, तो जब 2 सेम एल्डिहाइड कंबाइंड होके एल्डोल बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, अभी बताया, कंबाइंड होना। तो एल्डोल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर एल्डोल बन रहा है। अब ये एल्डोल का मतलब क्या है बच्चों, देखो एल्ड लिया हुआ है एल्डिहाइड से। ठीक है, एल्डिहाइड हमें दिख रहा है, इसमें कहाँ है, ये रहा। और ऑल का मतलब होता है बच्चों एल्कोहल, और एल्कोहल भी हमें दिख रहा है, ये रहा। इसका मतलब इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है
और एक अल्कोहल है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर टू एल्डिहाइड्स सेम, दोनों कैसे होनी चाहिए, सेम, ठीक है, दोनों सेम एल्डिहाइड क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब डिफरेंट हुए तो क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, होगा ना, तब भी क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा। तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में ध्यान रखना, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। अगर हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, जैसे मैंने बोल दिया H C डबल बॉन्ड O H, ये भी तो एल्डिहाइड है, बट अल्फा कार्बन तो है ही नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इसका मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते, तो वो क्या देते हैं, वो देते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये बच्चों आपके 12th में आएगी, तब हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जितना है आपके सिलेबस में मैं उतना करा रही हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कंडेंसेशन रिएक्शन जब भी आए माइंड में, तो हमारे माइंड में आना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें क्या होता है, टू एल्डिहाइड्स ग्रुप क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक एल्डोल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है, मैं आपको बताने वाली हूँ, और इसकी मैं आपको मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ में आए कि कैसे प्रोडक्ट बन गया। यानी कि ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ लग गया और इसकी वैलेंसी फ्री कर दो, कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन के साथ जोड़ दो। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना कि बना भी कैसे, तो मैं आपको बताऊंगी मैकेनिज्म। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है, क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ पर ये दोनों कंबाइंड हुए, क्या कोई सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, नहीं हुआ, हमें तो नहीं दिख रहा। तो देखो क्या होता है बच्चों, ये जो OH आयन है यहाँ पर या अल्कोहलिक ग्रुप है वो, और इस वाले पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो आपस में क्या रिलीज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है यहाँ पर, कैसे, और क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन बनेगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना वो ये होता है। तो एक्चुअल में यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH दोनों रिलीज हुए, इन दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होते इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, कौन सा, डबल आ गया, ठीक है। तो देखो सिंपल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया ना, हमें दिख रहा है। तो एक्चुअल में पहले स्टेप में ये होता है, देन उसके बाद ये होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चों अगर मैं इसकी मैकेनिज्म आपसे पूछूं कि क्या होगी, तो बहुत ही सिंपल है। आपके पास एल्डिहाइड कितने हैं, 2 एल्डिहाइड है, तो एक एल्डिहाइड उठा लो पहले, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही था एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बताया था NaOH होता है, तो उसमें से जो OH नेगेटिव आयन होता है वो क्या करता है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर H, एक ही तो बात है, ठीक है। ये इस पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, तो जैसे ही जाएंगे यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा एल्डिहाइड प्रेजेंट है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक तो हमारे पास ये एल्डिहाइड था, दूसरा भी है क्योंकि हम 2 ही ले रहे थे, ठीक है। अब क्या करेगा, जो ये नेगेटिव आयन है वो अटैक करेगा, नेगेटिव आयन किस पर है, CH2 पर है, ठीक है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव आयन अटैक करेगा इस कार्बन पर और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, यानी कि ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट होते ही क्या बनेगा, CH3 C पर सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। क्यों आया, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो H जुड़ा हुआ है, मैंने H एज इट इज लिख दिया। अब देखो जब ये अटैक कर रहा है इस पर, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन गया, CH2 लिख दो, देन C डबल बॉन्ड O और H। मैं बहुत ही स्लोली आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है, ताकि 12th में आपको कोई दिक्कत ही ना आए एल्डोल कंडेंसेशन में, और इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है। तो ये मैं मैकेनिज्म किसकी बता रही हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन की, ठीक है। आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो, यहाँ पर CH3 लिया, यहाँ CH3 CH2 ले लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ये अटैक करेगा आपके पास ये पोजीशन आ गई, अब क्या होगा,
बहुत ही सिंपल है। देखो O नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पर अगर हम इसको हाइड्रोजन H2O पॉजिटिव प्रोवाइड करा दें, H2O पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, H2O और H पॉजिटिव, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो ये H पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा, तो क्या आएगा CH3 CH, फिर यहाँ पर आएगा OH, देन CH2 और C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा क्या बन गया, एल्डोल बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। अब बच्चों मैंने क्या कहा, देखो मैंने कहा यहाँ पर इस H को मैं ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब ये बॉन्ड टूट गया और ये वाला भी टूट गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड, यानी कि क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और जैसे ही रिलीज हुआ क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। आई थिंक थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि मैकेनिज्म इससे पहले कभी आई नहीं, तो आपको सीखनी तो पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है बच्चों, सिर्फ हमें बॉन्ड्स मूव कराने होते हैं। एक्चुअल में बॉन्ड मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है बॉन्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ नेगेटिव आयन का अटैक वहां करना है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। और मैंने बताया था कार्बोनिल कार्बन पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। पाई बॉन्ड है तो वो ऑक्सीजन की तरफ खिसक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, H पॉजिटिव प्रोवाइड करा दो तो यहाँ H जुड़ जाएगा इसके साथ, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दो। ठीक है, तो अब काफी क्वेश्चन आते हैं माइंड में कि H यहीं से क्यों गया, यहाँ से भी तो जा सकता था और हमारे पास ये प्रोडक्ट भी तो बन सकता था। माइंड में आया या नहीं आया, दिमाग की बत्ती जली। देखो बच्चों यहाँ से H क्यों गया, यहाँ से भी तो H जा सकता था ना। इसको हम ऐसे लिख सकते थे CH2, फिर हम H लिख सकते थे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये चला गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता था, लेकिन ये क्यों नहीं आया, अब ये भी तो समझना जरूरी है। तो ये प्रोडक्ट भी तो बन सकता था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, ये भी तो प्रोडक्ट बन सकता था, बट यही क्यों बनता है। तो हर चीज के पीछे रीजन होता है। क्या, एक साइंटिस्ट आए थे सेटजेफ, उन्होंने क्या बताया था कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन का मतलब दिस वन, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों आपस में क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ, दोनों कार्बन के इधर भी और इधर भी क्या होना चाहिए, एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, या उससे कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर वो ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो वो एल्कीन क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें डबल बॉन्डेड कार्बन के इस तरफ तो कोई ग्रुप ही नहीं है, बट इस तरफ ग्रुप है, लेकिन अगर इसमें देखें तो दोनों तरफ ही क्या है, ग्रुप है। तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी 12th में आएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही है कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर पूछी जाती है तो आप उसमें एल्कोहल कंडेंसेशन का एग्जांपल देके बता के आते हो। मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती आपके 11th में, बट 12th में आती है, तो मैंने वो भी आपको करा दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर, आप देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। बच्चों नेक्स्ट आती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और ये रिएक्शन क्या होती है, देखो इसमें लिखा हुआ है रीअरेंजमेंट, मतलब कोई एक मॉलिक्यूल है, उसका अरेंजमेंट दिया हुआ है, उसमें हमने क्या किया, किसी भी एक एटम या एक ग्रुप को उठा के उसकी पोजीशन से और दूसरी पोजीशन पे लगा दिया, तो क्या हो गया, रीअरेंजमेंट, एक ही मॉलिक्यूल में। ठीक है, उसी सेम मॉलिक्यूल में। तो डेफिनेशन क्या होती है, माइग्रेशन ऑफ वन एटम और ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम विद इन सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब कोई भी एक एटम या ग्रुप है, उसको हमने जिस एटम पे लगा हुआ है वहां से उठाया और दूसरे एटम पर लगा दिया, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, वही है, सेम ही है। ठीक है, आप जैसे एक बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं, तो हमने क्या किया, तीन बच्चे हैं या दो बच्चे हैं, तो हमने क्या किया, उनकी पोजीशन सिर्फ चेंज कर दी उसी बेंच पे। ठीक है, हमने दूसरे बेंच पे नहीं भेजा, हमने उसी बेंच में उन दोनों की क्या कर दी, साइड चेंज कर दी, लेफ्ट वाले को राइट में बैठा दिया, राइट वाले को लेफ्ट में बैठा दिया, तो वही क्या है, रीअरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये होता है रीअरेंजमेंट।
अब देखो इस रिएक्शन में अगर मैं आपसे एग्जांपल दूं तो बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है और वो मोस्टली ये रिएक्शन आती भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। इवन अगर आप 11th कर रहे हो, 12th कर रहे हो, देन उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो जैसे बीएससी वगैरह करोगे, तब भी ये रिएक्शंस आपके साथ ही रहेंगी, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, आपके पीछे पीछे ही आएंगी। ठीक है, तो आपको समझना जरूरी है क्योंकि आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। हमारे पास ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है। मैंने क्या किया, यहाँ पर H2SO4 डाला, कौन सा, कंसंट्रेटेड H2SO4। बच्चों जो इससे पहले रिएक्शन मैंने कराई थी कौन सी, कंडेंसेशन, उसमें जो हम NaOH लेते हैं वो कौन सा लेंगे, डाइल्यूट लेंगे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कंसंट्रेटेड है और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या प्रोवाइड कराता है, H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आपको पता है ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो जब ये H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, एसिड है तो H पॉजिटिव भी प्रोवाइड कराएगा, क्या होगा, ऑक्सीजन की लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H पर अटैक करेंगे। जैसे ही अटैक करेंगे क्या बनेगा, CH3, CH3, नीचे भी CH3 आ जाएगा, CH2, ये तो एज इट इज रहेगा। ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन पहले से है, हमने लगा दिया। अब देखो अटैक किया है, इसका मतलब बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड बन गया और हाइड्रोजन इसके साथ लग गया। अब इसने अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ से। अब क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा तो करेगा ही, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। अब यहाँ से क्या रिलीज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल H2O, और हम यही तो कहते हैं H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसी की वजह से तो ये H2O रिलीज हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे पास क्या बना, CH2, यहाँ पर है CH3, ऊपर भी CH3 और इस कार्बन के नीचे भी CH3। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, प्लस चार्ज इधर उधर जा रहा है। अब बच्चों अगर हम देखें जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है वो ओनली 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये कार्बोकेटायन है, कौन सा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इसमें रीअरेंजमेंट की जरूरत है और रीअरेंजमेंट अगर होता है, देखो अगर इस वाले कार्बन पर ये ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होते तो रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप्स प्रेजेंट है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। कैसे होगा, अगर ये पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप किस पर शिफ्ट हो जाए, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ से हटे और यहाँ पर लग जाए तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। देखो इस कार्बन पर इधर CH3, ऊपर भी CH3, बट नीचे वाला CH3 नहीं बचा, ये इलेक्ट्रॉन अब वहां जा चुके हैं, मतलब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन चुका है, तो हम ये लिख सकते हैं CH2 के साथ यहाँ क्या आ गया, CH3, एंड पॉजिटिव चार्ज जो था वो अब इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर कार्बन से बॉन्ड टूट चुका है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ये तो न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ डेफिशिएंसी देखो 1 2 3, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ कितने बना रहा है, 3 बना रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, मतलब कितने कार्बन से, 3 से, तो क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और आपको पता है कि रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ क्या है 3 डिग्री, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, इसीलिए ये 3 डिग्री के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जब तक रीअरेंजमेंट नहीं करोगे नहीं होगा। आप देखो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप था ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, अगर हम इसको 1 पोजीशन और इसको 2 पोजीशन बोले तो देखो पहले सेकंड पे था फिर 1 पे चला गया, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग हुई है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब तो और भी इजी है, सिंपल सा है, आराम से बता सकते हो क्या करना है। अभी अभी इससे पहले भी मैंने एक सेडजेफ रूल बनाया था, बताया था, उसमें क्या होता है, कोई भी एक हाइड्रोजन अगर इधर उधर मूव करेगा
दैट मीन्स डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है सिर्फ, और आपको पता है डबल बॉन्ड कहाँ से बनेगा, पता है ना, तो जल्दी से बना डालो। क्या करना है, टर्मिनल से तो हाइड्रोजन लेना मत, क्या होगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा अगर, क्या, या फिर रिलीज, क्यों शिफ्ट क्यों होगा, रिलीज ही होगा। देखो ये H पॉजिटिव यहाँ से यूज में आया, तो इसको हमें वापस भी तो देना है। इसने कैसे दिया, वेरी सिंपल, H पॉजिटिव था और HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ था, तो इसको H पॉजिटिव वापस भी तो देना है। तो हमें यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज करना पड़ेगा। क्या बनेगा, देखो इस कार्बन पर यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और ये जैसे यहाँ से जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। ये CH3 इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो मैंने लिख दिया है। एक H पॉजिटिव क्या हो गया, रिलीज, माइनस H पॉजिटिव रिलीज हो गया, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें डबल बॉन्डेड जो कार्बन है दिस वन, इसमें देखो यहाँ भी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए टर्मिनल से कभी भी हाइड्रोजन रिमूव मत करना, जो बीच में प्रेजेंट है ना उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करना, लेकिन किसके बीच में, कैटायन के साथ जो कार्बन है और वो कार्बन बीच में होना चाहिए सेटजेफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है फिफ्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको अगर नहीं भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी समझाने की। नेक्स्ट देखो अब कौन सी आती है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट आती है बच्चों आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में बहुत ही सिंपल है, क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा, आइसोमर, यानी कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो हम इसको बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर आइसोमर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आइसोमर्स जो होते हैं वो आपको पता है क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं यहाँ पर कि आपके पास दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 Br, अगर इसका नेमिंग करें हम तो हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर आता है, 1 पर ब्रोमीन लगी हुई है, ब्रोमीन को हम पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 ब्रोमो, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो बच्चों क्या होता है, डबल एरो दिखाना है और सनलाइट की प्रेजेंस दिखानी है, यानी कि जब ये इसमें सेकंड पोजीशन, इसकी सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है, अभी 1 पर है हम 2 पर कर सकते हैं, तो CH3 CH और CH3 और नीचे लगा देना Br। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। यानी कि दोनों आइसोमर ही तो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो जब 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट होगा तो भी सनलाइट चाहिए, और जब 2 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट होगा तब भी सनलाइट चाहिए। इसका मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में 1 आइसोमर जो होगा वो अनदर आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, आपने सिस एंड ट्रांसफॉर्म पढ़ी हुई है, अच्छे से आती है। सिस फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें जो सेम ग्रुप है वो क्या हो, एक ही साइड हो, ये दोनों अपर साइड है, नीचे क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या होते हैं, सिस फॉर्म से ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H आ जाए और यहाँ CH3 आ जाए, ऊपर एक कार्बन एज इट इज है। एक्चुअल में क्या होता है, इस कार्बन की पोजीशन फिक्स कर लो और दूसरे को क्या कर दो, रोटेट कर दो, ठीक है। जैसे ही इसमें रोटेशन होगा 180 डिग्री के एंगल पे, तो क्या हो जाएगा, जो अपर साइड मिथाइल ग्रुप है वो नीचे आ जाएगा और नीचे का जो स्मॉल आपके पास या फिर जो बिल्कुल लाइट वेट जो मॉलिक्यूल होता है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये किसमें चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म के अंदर, यानी दोनों क्या है, आइसोमर ही तो है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोमराइजेशन। वेरी सिंपल। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ।
नेक्स्ट बच्चों आती है आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, साइक्लिक प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो इसमें हमें किसी भी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं होती, ना कार्बोकेटायन की, ना कार्बोएनायन की, ना फ्री रेडिकल की। ये एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आपको याद रखनी है कि आपके पास जो रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए, यानी कि उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपके पास ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, इसके मैं टाइप्स बता देती हूँ। फर्स्ट होती है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एंड जो सेकेंड होती है वो होती है बच्चों 4+2। उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है डील्स एल्डर रिएक्शन, क्योंकि डील्स और एल्डर साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो प्रपोज की थी। ठीक है, तो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, हमें तो समझ ही नहीं आया ये 2+2 का मतलब क्या है। तो बच्चों यहाँ इस 2 का मतलब है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसका भी मतलब क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपके पास दो रिएक्टेंट है और दोनों ही रिएक्टेंट में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 पाई बॉन्ड, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड को बनाने के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ इसका। तो क्या होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, इसको हम सिग्मा बोलेंगे, इसको पाई। तो देखो 1 और 2 दो ही तो पाई इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही हम दूसरा मॉलिक्यूल भी कैसा लेंगे, जिसके पास क्या होना चाहिए, पाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास है रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट है जिनके पास 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो देखो हमें किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती या हमें किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, नॉट रिक्वायर्ड एनी कैटलिस्ट, किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा हीट करना है। हीट करोगे तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, यानी कि ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि पाई बॉन्ड तो जा रहा है ना बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड ही बचेगा। अब इसने इस पर अटैक किया, इसका मतलब ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने वाला है, तो मैं इसको ऐसे बना दूं, और ये वाला पाई बॉन्ड इस पर अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ बॉन्ड बनने वाला है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन जो स्टेट होती है इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये फटाक से किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, वेरी सिंपल, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिसमें हमने सिर्फ फर्स्ट पढ़ी है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इजी है ना, ज्यादा टफ नहीं है। अब यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, सपोज मैंने Cl लगा दिया, Cl लगा दिया, OH लगा दिया, Br लगा दिया, तो जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पे यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगाते चलेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो हम इसको एक अलग तरीके से भी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ी हुई है ना सभी बच्चों ने, तो इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के वे में भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, देखो हमने इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस वन एंड दिस वन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे और हीट करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यही तो होती है। आप ये मत कहना ये तो 11 है, ये भी 11 है, नो, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, और फिर इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, एक साइक्लिक रिंग की। कार्बन कितने, 1 2 3 4, यहाँ भी देखो 1 2 3 4 कार्बन सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए।
डबल नहीं तो ट्रिपल, एल्काइंस भी होंगे, ठीक है। तो लेकिन मैंने यहाँ पर बोला 2 + 2, तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, मैंने 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही बोला अभी यहाँ पे। तो 1 क्लियर है, फर्स्ट 2 + 2 साइक्लो एडिशन। बच्चों जो इसका सेकेंड टाइप आता है वो आता है 4 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है ये समझना है। 4 का मतलब है 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 का मतलब है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस 4 पाई इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, डाईइन। अब इस डाईइन का मतलब भी तो हमें पता होना चाहिए, वेरी सिंपल। देखो एल्कीन, इन, दिस वन, डाई मतलब 2, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे या 4 पाई इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, ठीक है। और एक हमें लेना है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके बीच में एक ही पाई बॉन्ड है, यानी कि कौन सा लेना है। मैंने एग्जांपल लिया दिस वन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रही हूँ, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, क्लियर है ये। फिर मैंने लिया यहाँ पर आपका जो 11 आप सोचते हो ना, ये यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये 2 पाई सिस्टम तो आपको पता ही है कौन सा होता है। अब यहाँ पर क्या करना, रिएक्शन करानी है। तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक करेगा, इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा और फिर ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा। और आपको पता है हमने जब हीट किया तभी तो अटैकिंग हुई। अब क्या होगा, अब हम तो कंफ्यूज हो गए, हमें तो समझ नहीं आ रहा कैसे लिखे। वेरी सिंपल, जो पहले प्रोडक्ट लिया था उसको एज इट इज लिख दो, सिंगल सिंगल बॉन्ड, डबल मत बनाना, ठीक है। यहाँ पर इसका ओनली सिंगल बॉन्ड हमने बना दिया, ये सिंगल बॉन्ड, क्लियर। अब देखो हम ये कह रहे हैं ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक कर रहा है, इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो हम इसको बना सकते हैं दिस वन। और यहाँ पर भी ये बॉन्ड बन रहा है तो हम इसको बना सकते हैं दिस वन। बट अभी भी एक कमी है, क्या, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो ये होती है 4 + 2 साइक्लो एडिशन, जिसको किसने बताया था, डील्स और एल्डर ने बताया था, ठीक है। डील्स एल्डर जो रिएक्शन है वो यही है, इसी को ही हम बोलते हैं 4 + 2 को ही बोलते हैं डील्स एल्डर रिएक्शन। तो आपके ये 12th में भी आएगी और अब भी आ रही है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये होगी है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट देखो क्या है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन आती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। बहुत ही इजी है। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट क्या होती है, कंबाइन होकर एक लार्जर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। इस स्मॉल यूनिट को हम बोलते हैं मोनोमर, ठीक है, मोनोमर बोला जाता है। तो स्मॉल यूनिट ऑफ द एनी मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर, आपस में ही कंबाइंड होती रहती है, किसी और के साथ नहीं होती है, कंबाइंड टुगेदर फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करती है। वो लार्जर मॉलिक्यूल काफी लार्ज होता है, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल देखो, आपके घर में पॉलीथीन यूज में होती है ना, पॉलीथीन यही होती है, आप यूज में लेते भी हो। इस पॉली का मतलब क्या है, मैनी, ठीक है। और ये इथीन तो आप अच्छे से जानते हो ना, इथीन, ईथ प्लस इन, मतलब 2 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं इथीन। यानी कि बहुत सारे इथीन आपस में मिल जाते हैं तब क्या बनती है, पॉलीथीन, जो आप घर में यूज में लेते हो। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हमें पता है, इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बनता कैसे है बच्चों, देखो जो ये मोनोमर यूनिट होगी ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि जहां पर डबल बॉन्ड है वही एडिशन रिएक्शन होगी, ऐड होता चला जाता है, ठीक है। तो इसके हमने n मॉलिक्यूल ले लिए, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लिए, और जैसे ही आप मॉलिक्यूल लोगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो एक कार्बन की वैलेंसी फ्री, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी वैलेंसी फ्री और इस कार्बन की भी वैलेंसी फ्री,
ठीक है, यानी कि ऐसे ही और CH2 मॉलिक्यूल होंगे वो इधर जुड़ते चले जाएंगे, और CH2 आएगा वो इधर जुड़ता चला जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं होल एंड दिस इज पॉलीथीन। ठीक है, तो यही क्या होता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होते हैं, पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मोनोमर यूनिट लेनी है और एक लार्जर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करती है। तो इसमें मोनोमर यूनिट कौन सी है, जो आपका स्टार्टिंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होता है वही। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी मोनोमर यूनिट है। ठीक है, ये हमारी मोनोमर यूनिट, जिसका नेम क्या है, इथीन, और क्या बन गया, पॉलीथीन। ठीक है, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि आपके 12th के अंदर एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है पॉलीमर्स। ठीक है, और उसके अंदर आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखोगे, मोनोमर यूनिट्स पढ़ोगे, और मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइंड होके क्या प्रोडक्ट हमें दे रही है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा एक चैप्टर है आपके क्लास 12th के अंदर, 15 यूनिट है पॉलीमर, वो आपको पढ़नी है। तो अगर आपको ये मीनिंग पता होगा तो आप इजीली पढ़ लोगे। तो पॉलीथीन तो सभी बनाने लग जाएंगे, है ना, हमें पता है इथीन से तो पॉलीथीन बन रहा है, लेकिन घर तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैंने टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट करा दिया, और इसी के साथ जो हमारी जीओसी है वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इसके बाद आपकी लास्ट यूनिट रहती है जो कि आती है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आप एल्कीन, एल्कीन्स, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइंस है, उनकी स्टडी करते हो, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, यूजेस क्या होते हैं, ये सब। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोकार्बन। मिलते हैं, टेक केयर।